हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फेडरल सिस्टम क्या होता है और किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसके अंदर हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देख ली थी। लास्ट सेटिंग हम लोगों ने पढ़ी थी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर मैरिज, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स आ रहे थे। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये भी हमने पढ़ लिया था कि अगर कभी भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में दोनों लोग नियम बनाते हैं और मतभेद होता है तो हमेशा यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जो नियम बनाया गया होगा वही लागू होगा, मान्य होगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि केवल इतने ही सब्जेक्ट्स हैं जिन पर जितने लिस्ट में हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 299 लोग जो बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, उनको भी पता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये पावर दी है सेंट्रल लेजिस्लेचर को कि अगर कोई भी मैटर नया अराइज होता है जिस पर नियम नहीं है इन तीनों लिस्ट में, तो पार्लियामेंट उस पर एक नया नियम बना सकती है। रेजिडरी पावर के बारे में हम देखते हैं। फोर्सिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ a situation in which legislation might be required on matters that are not mentioned in any of the three lists, the founding fathers made residuary provisions in Article 248 second। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में यह साफ साफ लिखा है कि अगर किसी नए विषय पर कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो वह हमारी संसद बना सकती है। In case there are still some subjects left out, they will automatically come under the jurisdiction of central government। अगर कोई नए विषय पर कानून बनाना है तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। एंड दिस पावर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, या सेंट्रल लेजिस्लेचर हमारे यहाँ कौन है, पार्लियामेंट, इज नोन एज रेजिडरी पावर, कहलाती है रेजिडरी पावर। ये चीज़ याद रखिएगा कि यह हमारे संविधान के आर्टिकल 248 सेकेंड में अधिकार दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को नया कानून बनाने का। इसके बाद हम देखते हैं फेडरल सिस्टम। इसके समानांतर यूनिटरी और कॉन्फेडरल सिस्टम आते हैं। तो इन तीनों में क्या समानताएं और क्या अंतर हैं, इसके उदाहरण भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में हमें पता है कि पावर इज शेयर्ड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट यूजुअली थ्रू देयर ओन लेजिस्लेचर। इसमें कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं और कुछ राज्य सरकार के पास हैं, और दोनों ही एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, यानी दोनों ही लगभग बराबर ताकतवर हैं। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है उस स्थिति में हम सेंट्रल को महत्व देते हैं। उदाहरण इसका क्या होगा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया। फेडरल सिस्टम दो तरह का होता है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए उन दोनों को ही एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम इज द सिस्टम इन विच वन सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स वीकर स्टेट्स। पावर इज नॉट शेयर्ड बिटवीन स्टेट एंड कंट्री। एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है जो ताकतवर है और वो सभी कमज़ोर स्टेट्स को अपने कब्जे में या नियंत्रण में रखती है, और इसमें शक्ति जो है वह केंद्र द्वारा राज्यों में वितरित नहीं की जाती है। कोई भी फैसला होगा तो केंद्र सरकार ही लेती है। एग्जाम्पल इसका होगा चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम। लास्ट हमारा आता है कॉन्फेडरल सिस्टम। वीक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट एग्रीज टू फॉलो अ पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेट्स जो हैं वह एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावरफुल है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट्स कमज़ोर हैं, वो अपने में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसको फॉलो कर रहे हैं एक कॉमन कॉज के लिए। लेकिन नेशंस कैन चूज टू फॉलो और नॉट फॉलो द लीड ऑफ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम ये कहें कि राज्य कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करना बंद कर सकते हैं अपनी इच्छा से, और स्वयं का संविधान स्वयं का कानून चला सकते हैं, तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी है, वीक। यानी कि यहाँ पर कई पावरफुल नेशन, अ ग्रुप ऑफ नेशन कम्स टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। एक निश्चित उद्देश्य या एक कॉमन उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ देश आपस में मिलकर एक बड़े देश या एक स्ट्रॉन्ग देश को फॉलो करना शुरू करते हैं। लेकिन जो छोटे देश हैं वह कभी भी चाहें तो स्ट्रॉन्ग देश को फॉलो करना बंद कर सकते हैं। इस स्थिति में हम देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल नहीं है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, रशिया। इसको अगर हम ग्राफ की मदद से समझें तो हम देख सकते हैं कि
फेडरल सिस्टम में पावर जो है सेंट्रल से गवर्नमेंट और स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों तरफ फ्लो हो रही है। लेकिन यूनिटरी में हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट में ही फ्लो हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रहा है स्टेट को। जबकि लास्ट कॉन्फेडरल में हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर स्टेट कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म, यूनिटरी सिस्टम और कॉन्फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, विकेंद्रीकरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भारत है वहाँ पर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स थी जब देश आज़ाद हुआ था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन when the power is taken away from the central government or the state government and given to the local governments, अब local governments कैसे आई यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से शक्ति लेकर जब हम निचले स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट्स को दे देते हैं, देन इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, तब इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। एट द लोकल लेवल डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन डिसीजन मेकिंग बिकम्स मच मोर कन्वीनियंट। जो लोकल लेवल होते हैं वहाँ पर लोग सीधे पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की प्रोसेस, निर्णय लेने की प्रक्रिया में, जिसकी वजह से यह बहुत आसान हो जाता है कि लोगों की इच्छाओं या लोगों की मांगों को आसानी से पूरा किया जा सके। अब भारत में थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट या थर्ड टीयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश था। एक स्टेट का सीएम एक लोकल लेवल पर हो रही समस्या को सॉल्व करेगा अगर, तो इस तरह से वह पूरे स्टेट की समस्याओं को शायद सुन भी नहीं पाएगा एक निश्चित समय में। इसलिए हमें लोकल बॉडीज़ को पावर देनी पड़ी। अब यह पावर कैसे दी गई, इसके लिए रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, which enshrines one of the directive principles of state policy, lays down that state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। यानी कि आर्टिकल 40 हमारा संविधान का जो नीति निर्देशक तत्वों में आता है वह यह कहता है कि विलेज पंचायत्स ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए जो उन्हें एक स्वराज या स्वशासन इकाई के रूप में करे। और इसी के लिए अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब यहाँ पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 1991 में आया था, लेकिन इम्प्लीमेंट 1992 में हुआ, इसलिए इसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहेंगे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा ग्राम पंचायत या रूरल के लिए था, जबकि 74th हमारा अर्बन पंचायती व्यवस्था के लिए था। इसके बारे में हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसको लागू किया गया था एल.एन. सिंघवी कमेटी जो 1986 में बनी थी उसके रिकमेंडेशन के आधार पर। इससे पहले एल.एन. सिंघवी कमेटी से पहले जो है जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय 2 प्रोग्राम्स चल रहे थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953। इन दोनों के कामों पर नज़र रखने और इन दोनों के कामों की विवेचना करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। इन सभी को ध्यान में रखकर फाइनली जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 1992 में इनेक्ट यानी कि लागू किया गया। अब हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट है रेगुलर इलेक्शंस इन एवरी 5 ईयर, हर 5 वर्ष में नियमित चुनाव होंगे। सेकेंड, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs एंड वुमेन फॉर 33%। कुछ प्रतिशत जो है सीट्स का रिजर्व होगा SC एंड STs के लिए, लेकिन केवल महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीट आरक्षित की जाएंगी।
नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंट द स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC एंड इट्स ओन इलेक्शन कमीशन, और इसका स्वयं का चुनाव आयोग होगा। अब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा अगले वीडियो में। थैंक यू।